सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, यदि आप कक्षा 12 में अध्ययन कर रहे हैं और वर्ष 2023 की परीक्षा में आप बैठ रहे हैं तो आपको पता है कि RBSE ने इसका जो हिंदी अनिवार्य का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। उसी नए पाठ्यक्रम के अनुसार 5 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। उन्हीं 5 अलंकारों में से आज हम 3 अलंकारों के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल, पहला अनुप्रास, दूसरा लाटानुप्रास और तीसरा पुनरुक्ति प्रकाश। इन 3 अलंकारों के बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। शेष 2 अलंकारों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। प्यारे बच्चों, सबसे पहला अलंकार हम देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में होता क्या है, मतलब बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आपको ध्यान रखना है कि जो अनुप्रास अलंकार होता है, इस अनुप्रास अलंकार में एक तो वर्णों की आवृत्ति होती है। क्या होती है? वर्णों की आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब भी उसका दोहराव है, यानी एक वर्ण एक से ज़्यादा बार आता है तो वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है। और दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है वर्ण साम्यता, अर्थात वर्णों की समानता। वर्णों की समानता। समझ में आ रही बात? यानी काव्य में जहाँ पर आपको वर्णों की आवृत्ति मिलेगी, एक बार वर्णों की आवृत्ति मिलेगी, एक से ज़्यादा बार भी वर्णों की आवृत्ति मिल सकती है। यानी कोई वर्ण 2 या 2 से ज़्यादा बार आ सकता है। आवृत्ति एक बार होगी, वर्ण 2 या 2 से ज़्यादा बार आएगा। तो वर्णों की आवृत्ति से, वर्ण साम्यता से, वर्ण समान होंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो, शुरू में हो चाहे अंत में हो। वर्णों की साम्यता, वर्णों की समानता से अनुप्रास अलंकार का संबंध है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अनुप्रास अलंकार के अगर हम भेद देखें तो मुख्यतः इसके भेद जो हैं वो 4 ही माने गए हैं। कुछ विद्वान एक लाटानुप्रास को भी अलग मानते हैं, तो लाटानुप्रास आपके पाठ्यक्रम में अलग से शामिल कर रखा, तो उसको अलग पढ़ेंगे। 4 भेद देखिए। सबसे पहला भेद है आपका छेकानुप्रास। छेकानुप्रास। दूसरा भेद है आपका वृत्त्यानुप्रास। दूसरा भेद कौन सा है? वृत्त्यानुप्रास। तीसरा देखिए, जहाँ उच्चारण साम्यता होती है उसके हिसाब से श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास। और चौथा है अंत्यानुप्रास। ध्यान दीजिए, वर्णों की साम्यता, वर्णों की समानता जिस अलंकार में होती है वो आपका अनुप्रास अलंकार है। और वर्णों की आवृत्ति होगी, यानी किसी वर्ण की आवृत्ति होगी। और जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो हम वहाँ स्वर को नहीं देखते। जैसे मान लीजिए क, का, की, कु। या ध्यान दीजिए, स्वर तो अलग अलग हैं क्योंकि इसमें ए स्वर, आ स्वर, ई, उ ये स्वर है, लेकिन वर्ण आपका एक ही है। कौन सा? वर्ण क है। तो क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ऐसे किसी भी वर्ण की आवृत्ति होगी जहाँ पर हम उसके स्वर को नहीं देखेंगे, केवल व्यंजन को देखेंगे, तो वर्णों की आवृत्ति होती है। काव्य में जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की एक बार आवृत्ति होती है या एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, या कोई वर्ण 2 या 2 से ज़्यादा बार आता है, वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की साम्यता से इसका संबंध है, वर्णों की समानता से संबंध है। देखिए, छेकानुप्रास, 4 भेद हम देख रहे हैं। छेकानुप्रास में जो वर्णों की आवृत्ति होगी, वर्णों की आवृत्ति, छेकानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति एक बार। यानी काव्य में जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होगी, अगर वो आवृत्ति एक बार ही हो रही है तो उसको हम छेकानुप्रास कहेंगे। और ध्यान दीजिए, काव्य में जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति
एक से अधिक बार, यानी आवृत्ति यदि एक बार हो रही है तो वो आपका छेकानुप्रास, और वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है तो वो आपका वृत्त्यानुप्रास। और श्रुत्यानुप्रास में देखिए, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति, यानी एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की यदि आवृत्ति होती है तो वो आपका श्रुत्यानुप्रास। आपको ध्यान है कि क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये कोई कंठ से बोला जाता है, कोई तालु से, कोई ओष्ठ से, कोई मुर्दा से। तो एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्ण भी आएंगे, चाहे वो दिखने में समान नहीं होंगे लेकिन उनका उच्चारण स्थान एक ही जगह से होगा। ऐसे श्रुत्यानुप्रास वो अनुप्रास का भेद कहलाएगा। अंत्यानुप्रास यानी छंद के अंतिम चरण में वर्ण की समानता। जो छंद का अंतिम चरण होता है, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, उसमें वर्णों की समानता होती है, यानी तुकबंदी। इसे हम क्या कह सकते हैं? तुकबंदी। तुकबंदी में ये आ जाता है तो वहाँ पर आपका अंत्यानुप्रास होता है। यानी जैसे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। तो ये टेट आ रहा है, ये टेट आपका अंत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। वापस देखिए अनुप्रास में, अनुप्रास काव्य में जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी वर्णों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है, या कोई जो वर्ण है दो या दो से ज़्यादा बार आता है। वर्णों की समानता, वर्णों की साम्यता से इसका संबंध है। चार भेद हैं इसके: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। वर्णों की आवृत्ति एक बार होगी, यानी कोई शब्द कोई वर्ण दो बार आएगा। और वृत्त्यानुप्रास एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही वर्णों की, यानी कोई वर्ण दो या दो से ज़्यादा बार आएगा। दो बार आ रहा तो इसमें दो से अधिक बार आएगा तो इसमें। श्रुत्यानुप्रास एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्ण, और अंत्यानुप्रास छंद के अंतिम चरण में वर्णों की समानता। ये आपका अनुप्रास अलंकार था। अनुप्रास का उदाहरण देखेंगे। देखिए अनुप्रास का उदाहरण क्या है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अब चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, तो ध्यान दीजिए यहाँ वर्ण की आवृत्ति देखेंगे तो चैवर्ण, चैवर्ण, चैवर्ण और चैवर्ण, या तीन बार चैवर्ण की आवृत्ति हुई है तो यहाँ लिखेंगे चैवर्ण की आवृत्ति। ठीक है। इसी प्रकार फिर आगे देखिए, यहाँ ल वर्ण, ये ल, ये ल, ये ल, यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा कि चार बार आपके ल वर्ण की आवृत्ति हुई है, ल वर्ण की आवृत्ति। इसी प्रकार ये अनुप्रास अलंकार के और उदाहरण भी हो सकते हैं, तो इसको हमें याद करना। आपको जो उदाहरण अच्छा लगे आप वो याद कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अलंकार है आपका लाटानुप्रास। ध्यान दीजिए, लाटानुप्रास जैसे अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, लाटानुप्रास में पूरा का पूरा शब्द समूह की आवृत्ति होगी। यानी काव्य में जहाँ पर पूरे शब्द समूह की आवृत्ति होती है, क्या होता है इसमें? पूरे शब्द समूह की आवृत्ति होती है। वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास में है
और शब्द समूह की आवृत्ति किस में है? आपके लाटानुप्रास में। तो ध्यान रखिए, काव्य में जहाँ पर पूरे शब्द समूह की आवृत्ति होती है वहाँ पर आपका लाटानुप्रास होता है, लेकिन साथ में ध्यान रखना है कि अर्थ एक ही होता है, अर्थ एक ही होता है, अलग अलग नहीं। यानी जो आपका पूरा शब्द समूह जो आवृत्ति कर रहा था उस पूरे शब्द समूह में जैसे आवृत्ति होगी, यानी 2 बार आएगा, तो 2 बार आ रहा है तो दोनों बार उसका अर्थ जो है एक ही रहने वाला है, वो अलग अलग नहीं होगा। लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इसमें अन्वय, तो तीसरे मुख्य बिंदु की हम बात कर रहे थे, जो इसमें अन्वय होता है वो अन्वय अलग अलग होता है। अन्वय जो है वो अलग अलग होता है। जो अन्वय का मतलब आप पहले समझ लीजिए, जो वाक्य में शब्दों के साथ जो अर्थ का एक तार्किक क्रम होता है वो अन्वय कहलाता है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि अर्थ तो एक ही होगा, अर्थ तो एक ही होगा, लेकिन इसमें जो अन्वय होगा वो अलग अलग होगा और उस अलग अलग अन्वय के कारण वो अर्थ भी अपने को अलग उसके साथ समायोजित करना पड़ेगा, अर्थ भी थोड़ा वो अलग हो जाएगा, लेकिन वो अन्वय के कारण हो रहा, वास्तव में वो अर्थ एक ही है। ठीक है, इसमें देखिए उदाहरण भी आप देख सकते हैं यहाँ कि उदाहरण देखिए, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ ये पूरा का पूरा शब्द समूह आपका रिपीट हो रहा है। यहाँ से ले लीजिए, ये पूरा का पूरा शब्द समूह रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? पूरा शब्द समूह आपका रिपीट हो रहा है, यानी इसकी आवृत्ति हो रही है। तो अर्थ इनका अलग अलग है क्या? देखिए, क्यों धन संचय, धन का संचय क्यों करना, और क्यों धन संचय, तो धन का संचय क्यों करना, धन इकट्ठा क्यों करना, अर्थ एक ही है ना, अर्थ एक ही है। लेकिन इस शब्द समूह का अन्वय इस सपूत के साथ हुआ और इस धन संचय का अन्वय इस कपूत के साथ हुआ, दोनों का अन्वय अलग अलग हुआ। अन्वय हमने कहा अलग अलग हुआ, और अन्वय अलग अलग होने से इसके अर्थ में भी एक होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि अन्वय के कारण वो अर्थ अलग प्रतीत हो रहा है। कि सपूत है तो क्यों धन इकट्ठा करना, क्योंकि सपूत है तो खुद कमा लेगा, और कपूत है तो क्यों धन इकट्ठा करना, क्योंकि कपूत है कितना इकट्ठा कर लो वो उसको जो है नष्ट कर देगा, बर्बादी कर देगा। तो अन्वय अलग अलग होता है, अर्थ एक ही होता है, और पूरा का पूरा शब्द समूह उसकी आवृत्ति होती है। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम। तीसरा अलंकार है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जो बहुत ही सरल है। ध्यान दीजिए, अलंकार का नाम है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ध्यान दीजिए, इसको हम अगर संधि में तोड़ेंगे, पुनः धन उक्ति, ठीक है ना, पुनः धन उक्ति। तो यानी यहाँ जो इस अलंकार में होगा, यानी काव्य में जहाँ पर शब्द की आवृत्ति होती है, काव्य में क्या होता है, शब्द की आवृत्ति होती है। ध्यान दीजिए, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति हो रही थी और लाटानुप्रास में पूरे शब्द समूह की आवृत्ति हो रही है, और इसमें शब्द की आवृत्ति हो रही है। फिर आगे ध्यान दीजिए, जो शब्द की आवृत्ति हो रही है इसमें जो अर्थ है, अर्थ अलग अलग नहीं होता है, अर्थ अलग अलग नहीं होता, यानी अर्थ एक ही होता है। और लाटानुप्रास में भी हम देख रहे थे कि पूरा शब्द समूह चाहे वो आवृत्ति कर रहा था, लेकिन उसका भी अर्थ जो है एक ही था। इसमें भी अर्थ एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता, यानी एक ही होता है।
फिर ध्यान दीजिए, अन्वय, अन्वय जो है, अन्वय भी अलग अलग नहीं होता है। अन्वय भी अलग अलग नहीं होता। अब ये थोड़ा समझना है, क्योंकि लाटानुप्रास में अन्वय अलग अलग हो रहा था और यहाँ पर अन्वय अलग अलग नहीं होगा, तो अर्थ भी अलग अलग नहीं होगा, यानी एक ही होगा, और अन्वय भी अलग अलग नहीं होगा। बहुत ही सीधा सिंपल है कि कोई शब्द जो है उसकी आवृत्ति होगी। जैसे मैं यहाँ उदाहरण लिख देता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। एक तो देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक उदाहरण लिखा मैंने, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ उदाहरण में देखिए, ये पूरा का पूरा जो शब्द है, पूरा का पूरा शब्द है, ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, यानी एक बार आवृत्ति हो रही है। और जल्दी जल्दी में दोनों में अर्थ एक ही है। जल्दी जल्दी का मतलब शीघ्र, दोनों में अर्थ एक ही है और अन्वय का यहाँ कोई काम नहीं है। इसी प्रकार देखिए, जो दूसरा उदाहरण है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, पतंग कविता से है ये, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। तो ये घंटी बजाते हुए जोर जोर से, ये जो उदाहरण है, यहाँ देखिए ये जोर शब्द आया है और ये भी जोर शब्द आया है। तो यहाँ जोर जोर से का अर्थ भी एक ही है और अन्वय यहाँ अलग अलग नहीं है। तो ये आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब एक बार हम इन तीनों में जो है अंतर देख लेते हैं, शीघ्र एक साथ इनको पढ़ लेते हैं तो आपके और आसानी से समझ में आ जाएगा। तीनों अलंकारों में एक बार हम अंतर देख लेते हैं। देखिए, पहले हमने पढ़ा था अनुप्रास, दूसरा हमने पढ़ा लाटानुप्रास और तीसरा हमने पढ़ा पुनरुक्ति प्रकाश। तीनों में अंतर देखिए। अनुप्रास में क्या हो रहा था? अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी कोई वर्ण 2 बार आ रहा है या 2 से ज़्यादा बार आ रहा है। आवृत्ति भी एक बार होगी, एक से ज़्यादा बार हो सकती है। लाटानुप्रास में देखिए, इसमें जो है शब्द समूह की आवृत्ति हो रही थी, शब्द समूह की आवृत्ति हो रही थी। और पुनरुक्ति प्रकाश में देखिए, इसमें आपके शब्द की आवृत्ति हो रही थी। समझ में आ रहा है? यहाँ वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ शब्द समूह की आवृत्ति है, यहाँ शब्द की आवृत्ति है। फिर दूसरा देखिए, अनुप्रास में वर्ण साम्यता यानी वर्णों की समानता का महत्व है, वर्ण साम्यता या वर्णों की समानता। लाटानुप्रास में देखिए, यहाँ पर आपके अर्थ जो है, अर्थ एक ही होता है, और यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश में भी अर्थ एक ही होता है, अर्थ एक ही होता है। तीसरा देखिए, अनुप्रास में हमने इसके 4 भेद पढ़े, 4 भेद हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। और इसी प्रकार लाटानुप्रास में देखिए, जो अन्वय है, अन्वय अलग अलग होता है, अन्वय अलग अलग होता है। और तीसरा जो अंतर है, इसमें भी अन्वय, इसमें अलग अलग होता है और इसमें अन्वय अलग अलग नहीं होता है। ये मुख्य अंतर है तीनों में। तीनों अलंकार जो अनुप्रास, लाटानुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। शीघ्र ही हम जो 2 अलंकार और बच रहे हैं, यमक और श्लेष, उनके बारे में बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।